वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 करेक्ट। कौन से क्वेश्चन पर हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 पर है। पीछे बैक टू बैक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एनसीईआरटी के 11 क्वेश्चन तक को हम लोग सॉल्व कर लिया है और हम आज पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और जिन लोगों ने भी वीडियोस को शुरू से नहीं देखा है वो जा करके देख लें। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से मैं समझाना चाहता हूं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर शुरू से क्वेश्चंस को देखते आएंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट इतने बिल्डअप होंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको फिर दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस को विद इन 5 मिनट में आप इस तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को मैंने आपके स्क्रीन पर भी दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए और हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा जो बच्चों को डिप्रेस कर देता है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि डिप्रेशन का कोई मतलब भी नहीं है वो। ठीक है, वो आपको मतलब कि क्या बताए, बस उलझाने के लिए है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए उसी पे हम बात करेंगे सीधे सीधे। लिखा हुआ फ्रॉम द, अरे यार ये इसका पासवर्ड, ठीक है आ गया। देखो लिखा हुआ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। जैसे लिख रहा है ना स्टूडेंट्स वैसे बनाते चलो। कह रहा है 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। तो हमने कहा ठीक है, लो एक बिल्डिंग ही बना देते हैं। 7 मीटर की बिल्डिंग है, सीधी बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग का कुछ नाम गांव लिख दो। क्या नाम लिख दे इसका? AB। लिख दिया हमने, AB नाम लिख देते हैं। ये बिल्डिंग है हमारी 7 मीटर की। याद रहे कि हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना केबल टावर है उस पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री कह रहा है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है हमेशा आप ऐसे बनाते थे नीचे कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन जो कह रहा है कि जो टावर है ना, मान लो कि इधर कोई टावर है हमारा, हमने मान लिया कि इधर कोई टावर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बना देते थे हम लोग। लेकिन कह रहा है कि ये तो टावर का फुट हो गया। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बिल्डिंग के सामने टावर है उस टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब यहां पर, तो अब ये बताओ यार, नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे तो पैर है टावर का, तो हम कैसे लेके जाएं इसको? ऐसे लेके जाएं सीधे एकदम। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कैसे बन रहा है भाई? टॉप ऑफ द टावर। ठीक, तो थोड़ा सा हम क्या करें, टावर को ऊंचा कर देते हैं क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर बनेगा? देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। थोड़ा सा बिल्डिंग को अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मान लो कि हमने ये टावर बना दिया। ठीक, ये टावर का टॉप है। टावर का क्या स्टूडेंट्स? टॉप है। तो इसके टॉप से टावर के टॉप पर जोड़ना है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहां से कोई देख रहा है टावर के टॉप को। तो मैंने बताया था जहां से आप देखते हो वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो ना, वहीं से। जैसे हम लोग पहले यहां से देखते थे टॉप को तो यहां पर एंगल ड्रॉ हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन रहा है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है वो भी देख लिया जाए जरा। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि टावर के, बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है टावर के टॉप को, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को। तो यहां डिप्रेशन मत कर देना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हमने टॉप से टॉप को देखा है। क्लियर? अब देखो जरा, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन इट्स फुट, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब इसी टॉप से अब वो नीचे देख रहा है। पहले वो यहीं से ऊपर देख रहा था टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल बनाया। फिर यहीं से नीचे की तरफ देख रहा है
तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, कम कर देते हैं हाइट को ही सीधे, अगर ये यहाँ नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो फिर से वही बात, डिप्रेशन एंगल आप लोगों ने पढ़ा, डिप्रेशन वाले एंगल ऊपर बनाते हैं ना, तो डिप्रेस नहीं होना है। बस आपको एक थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां से वो देख रहा है, आंख उसकी देख लो, यहाँ आंख उसकी है, आंख का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यही है, और जो लाइन गई है नीचे की तरफ गई है, नीचे देख रहा है, तो इसी लाइन और ये जो साइड है हॉरिजॉन्टल, इसी के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही वो कहना चाह रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा आप ऊपर ही बनाते हो ना, स्कूलों में, कोचिंगों में आप यही पढ़ते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है, यही करते हो। तो यहाँ पर देख लो, ये देख रहा था ऊपर, अब की बार बेस ये हो गया है तुम्हारा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ नीचे बना, क्लियर। लेकिन जब यहाँ से फुट ऑफ टावर देख रहे हो तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर वो बोला होता एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम इस लाइन को ड्रॉ करते, यहाँ पर 45 डिग्री लिखते, लेकिन उसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हमने एंगल को उसके ऊपर ही लिख दिया। क्लियर है ये चीज। अगर आप ऊपर के एंगल को देख के घबराते हो कि अरे राम मैं क्या करूंगा, अब ऊपर चला गया, क्या करूं, कैसे करूं, तो घबराना नहीं है। आपको पता है, देखो ध्यान से, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो तुरंत आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये भी एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों होता है? ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं और दिस इज ट्रांसवर्सल, और आपको पता है ट्रांसवर्सल में ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल लाइन हो गई। क्लियर है ये चीज? चलो अब इसमें आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछी जा रही है। टावर कहाँ है? टावर कहाँ है? टावर यही है पूरा, ये पूरा का पूरा टावर है। इसका नाम हमने ए भी रखा, इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी डी, और कौन बचा? ये पॉइंट बचा, इसका नाम हम रख देते हैं ई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये चीज। ये हाइट निकालनी है हमें पूरी की पूरी। जब हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो बताओ जरा, दूरी कितनी है यहाँ पर? 7। यहाँ पे कितनी होगी? 7 होगी। बस हमने टावर की इतनी हाइट तो निकाल ली है। अगर ये भी हमें हाइट मिल जाए सीई, तो टावर की पूरी हाइट हम निकाल देंगे। 7 में उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इतना सा काम करना है। कौन सा ट्रायंगल लें हम लोग? क्या ये ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल ले लें, क्या करें हम लोग? अब देखो जरा, हमें सी निकालना है। तो बताओ जरा, सी जो लाइन दिख रही है हमें, कौन से ट्रायंगल में दिख रही है? सी लाइन हमें सी ए ई, इसी ट्रायंगल में दिख रही है। और इस ट्रायंगल में ना हमें ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है। हम करें तो करें क्या? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें ये साइड खोजना है ए ई। अब आपको मैंने जब बताया कि ये साइड इसके इक्वल हो गई है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए ई डी बी यह एक पैरेललोग्राम बन चुका है। और पैरेललोग्राम भी कैसा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा मतलब? देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। इतना काफी है, इसको हम रेक्टेंगल कह दें। स्क्वायर भी हो सकता है कब? जब ये दोनों साइडें, जब चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा। लेकिन इतना हमें पता है कि इधर और इधर का साइड, इधर और इधर का साइड आपस में इक्वल होगा। मीन्स कि हम यहाँ बी डी अगर निकाल दें तो बी डी के इक्वल में ए हो जाएगा, क्योंकि बी डी और ए आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। वो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। आप कहोगे सर स्क्वायर में तो सारे ही इक्वल होते हैं, तो मैंने लिख दिया लो सारे इक्वल हैं 2 to 2। अगर मैं इसको बोल दिया अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो गलत बोल दिया क्या? गलत नहीं बोला। अपोजिट साइड्स इक्वल है, देख लो। अपोजिट साइड्स इक्वल है, देख लो। चारों इक्वल है, वो बात भी सही है। लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये बात भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब इस साइड को निकालना है, तो इस साइड को तो हम निकाल सकते हैं कि ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और इस ट्रायंगल का ये साइड हमको पता है। तो आप सीधे से सीधे इसी पे जाओगे, आपको ये रेशियो पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले। तो यहां से देखो जरा, ये साइड हमें निकालना है। तो पहले मैंने क्या बताया था, हमेशा 2 साइड खोजा करो। जो साइड दी हुई और जो साइड निकालना है। तो हमें ये साइड मिल चुकी है। अब आपको पता है थीटा के जस्ट सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है
और इधर का साइड बेस होता है और ये 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का हमें कोई काम यहाँ पर है ही नहीं। क्लियर? तो हमें ये साइड निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला क्या लगाओगे, पी और बी का रेशियो आपको पता है tan थीटा में मिलता है, तो हमने वही लगाया इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना, थीटा 45 है, तो लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना है 7 अपॉन बेस नहीं पता है तो लिख दो BD लिखा हमने, BD मान लिया इसको, बेस को। इसी BD को निकालना है आपको। tan 45 की वैल्यू होती है 1, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है फिर तो। BD इज इक्वल टू BD का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 में, आपको पता है 1 में किसी का मल्टीप्लाई होता है तो 1 अपने साथ समेट लेता है उसको, तो BD की वैल्यू आ गई 7। BD इज इक्वल टू 7, BD की वैल्यू 7 आ गई, मतलब ये जो BD लाइन है ये भी 7 सेंटीमीटर की है। तो मैंने कहा था ना आमने सामने की साइड बराबर होंगे, अगर ये 7 है तो ए भी कितना होगा 7 मीटर ही होगा, और हमारा काम आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, हमें C निकालना है। इस ट्रायंगल में ACE में एक साइड आपको पता चल गया कि ये 7 मीटर है, तो बड़ा आसान हो गया, हम C भी निकाल सकते हैं। तो सीधे यहीं पे मैं लिख देता हूं, इधर ही कर देते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, CAE, जल्दी चला जाना, CAE ट्रायंगल। अब देखो फिर से इसमें थीटा के सामने का साइड हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, इससे कोई मतलब है नहीं। बेस गिवन है तो P बाई बी ये हमारा बेस है, तो P बाई फिर से भाई tan थीटा हो गया, तो फिर वही लिखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, नाउ थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इस बार 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, इस साइड का नाम लिख दो CE, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CE डिवाइड बाई बेस। इस बार बेस कितना है, बेस पता है आपको 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। tan 60 की वैल्यू आप लोग को याद होगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू CE अपॉन 7। 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो आंसर इज 7 √3 इज इक्वल टू CE, E पहले लिख दिया हमने, 7√3 CE के इक्वल है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि CE की वैल्यू कितनी है 7√3, CE इज इक्वल टू 7√3, मतलब इतनी जो हाइट है वो 7√3 के बराबर है। और आपको पता है ये जो टावर की हाइट है, मतलब जो CD है, CD दिख रहा है आपको ना, CD ये हमारे टावर की हाइट है CD, और CD दो चीजों से मिलकर बना है, CE और ED, CE प्लस ED, इन दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो पूरा CD निकल जाएगा, वही हमारा टावर है। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं। C की वैल्यू कितनी निकाला हमने, C इज 7 प्लस C की वैल्यू कितनी है CE, अच्छा क्या लिखा हमने CBD, मतलब हमारा यहां पर देख लो ना A भी 7 है, यहां पर लिख देते हैं, हमने कहीं पे निकाला है ना, कहां निकाला है, कहीं लिखा नहीं, उसको लिख लेना, A इज इक्वल टू 7, और हमारे ED की वैल्यू भी कितनी है, ED की वैल्यू भी 7 है, A भी 7 है, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस ED की वैल्यू 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन बुक में आपके आंसर कुछ और है, उसकी आदत है कॉमन लेने की, तो इन दोनों टर्म्स में जरा ध्यान से देखो, 7 कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या किया 7 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में जो बचा इधर √3 बचा प्लस, और इधर क्या बचेगा 1, केवल 1 बचेगा, इधर 1 बच गया। यही आपके इस पूरे CD की लंबाई हो जाएगी, पूरे टावर की लंबाई हो जाएगी 7 अंडर 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया कि लंबाई। 1 कैसे है समझ में आ रहा है ना, कॉमन लेने का सीधा सा मतलब होता है कि दोनों को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड किए कट किए √3 बचा, केवल 7 से 7 कट किए केवल 1 बचा अंदर, और 7 हमने कॉमन ले लिया है। क्लियर है चीज? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 13 पर
अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट करना, और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने पूरी वीडियोस को एक लाइन से देखा होगा ना, तो ये सारे वीडियो जब आपको हलवा टाइप के लग रहे होंगे कि ये सब कैसे कैसे क्वेश्चन है सर, आगे बढ़ो आगे कराओ, क्या करा रहे हो सर, छोड़ दो इसको, ऐसे बोलोगे। लेकिन जो लोग डायरेक्टली इसी पर जंप किए होंगे ना कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे ही जंप करके देख लूंगा, इसको 12 को ही देख लूंगा मैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से एक बार वीडियोस देख लो ना यार, बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाफट एक दिन निकाल लो, 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो यार, बढ़िया से पढ़ो, एग्जाम नज़दीक है, बढ़िया से करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।